नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर अहम बैठक चल रही है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं। इसके अलावा दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बैठक में यूपी मंत्रिमंडल के गठन और एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। तो बेहद अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त चल रही है, जहां पर चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि सरकार का गठन जो होगा उसका स्वरूप कैसा होगा, साथ ही साथ एमएलसी चुनाव होना है, उसमें किन किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, कैसे विजय हासिल की जाए, इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा चल रही है। खास बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, बीएल संतोष हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं और दोनों डिप्टी सीएम यानी दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बैठक में यूपी मंत्रिमंडल के गठन और एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल करना है, कैसे सभी समीकरण बिठाने हैं, 2024 के लिए संदेश भी देना है, इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में इस वक्त चर्चा का दौर चल रहा है। हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पवन, क्या अपडेट, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? देखिए, तकरीबन 3 घंटे हो गए इस बैठक को चलते हुए। 4 बजे शुरू हुई थी, अब 7 बजे का समय हो गया। 3 घंटे से लगातार ये बैठक चल रही है। इस बैठक की अगर बात करें तो तमाम जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के, वो सब इस बैठक में शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उनके अलावा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और जो संगठन महामंत्री प्रदेश के सुनील बंसल, वो इस बैठक में शामिल हैं। और बैठक में जो चर्चा की जा रही है वो है जो मंत्रिमंडल का गठन, उसको लेकर कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं। उसके साथ साथ समीक्षा की जा रही है चुनावों को लेकर। जिस तरह से अभी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कुछ सीटों पर हार गई है, तो उन सीटों पर हारने का क्या कारण था, कहां कमी रह गई पार्टी की तरफ से, किस तरह से आगे तैयारी करके बढ़नी है, तो उन सब सीटों की समीक्षा की जा रही है। कि आपको याद हो, कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था अपने तमाम सांसदों से, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और देखें किन किन 100 बूथों पर पार्टी हारी है और उसका कारण क्या है, उसकी समीक्षा करें। तो यहां अब जो लगातार जो समीक्षा की जा रही है चुनाव के परिणामों को लेकर, जिससे कि 2024 में वो गलतियां ना हो और उन बूथों पर, उन सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ जो एमएलसी की जो चुनाव होना है, उसको लेकर कोर ग्रुप की बैठक लखनऊ में पहले हो चुकी है। अब यहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनको चर्चा की जा रही है और उसको जो नाम है उनको फाइनल मोहर लगवाई जाएगी। तो ये 3 बिंदुओं पर लगातार चर्चा चल रही है। अभी तक तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो चुका है और बैठक लगातार जारी है। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक तरफ बीजेपी का मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बाराबंकी से राजेश यादव, जौनपुर से मनोज कुमार, वाराणसी से उमेश कुमार, पीलीभीत से और शाहजहांपुर से अमित यादव, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव, आगरा फिरोजाबाद से दिलीप सिंह यादव और बहराइच श्रावस्ती से अमर यादव को टिकट दिया गया है। ये वो नाम है जो समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में सामने आए। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए पार्टियां जोर लगा रही हैं। आइए आपको समझाते हैं कि 2022 विधान परिषद चुनाव से जुड़ी खास बातें क्या हैं। विधान परिषद की 36 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए सारी कवायद चल रही है। 2 चरणों में विधान परिषद का चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। बड़ी बात है कि पहले फेज में 30 और दूसरे फेज में 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। दोनों फेज की वोटिंग 9 अप्रैल को होगी, मतलब 9 अप्रैल को एक साथ ही दोनों चरणों का मतदान करवाया जाएगा और 12 अप्रैल को रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब 12 अप्रैल को नतीजे सबके सामने होंगे। पहले फेज के लिए 15 से 19 मार्च तक नामांकन किया जा रहा है और दूसरे फेज के नामांकन की तारीख भी तय कर दी गई है। पहले फेज में हमने आपको बताया कि 30 सीटों पर, दूसरे फेज में 6 सीटों पर यह चुनाव होना है। दूसरे फेज के लिए 15 से 22 मार्च तक
नामांकन कर सकते हैं और इसके लिए भी वोटिंग 9 अप्रैल को ही होगी और 12 को रिजल्ट आ जाएगा। विधान परिषद में कुल मिलाकर 100 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो। और इस वक्त जो स्थिति आप समझिए, विधान परिषद में एसपी की ज्यादा सीटें फिलहाल हुआ करती थी, अब स्थितियां उलट हैं। समाजवादी पार्टी के 48 एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन अब फिलहाल बीजेपी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है। बीजेपी के 36 सदस्य थे, ये फिलहाल अभी से पहले तक की स्थिति थी। एसपी के 8 एमएलसी ऐसे भी थे जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और बीएसपी का 1 एमएलसी ऐसा था कि जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है और परिषद में बहुमत का आंकड़ा 51 का है और ये पूरी उम्मीद की जा रही कि इस बार जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो बीजेपी यहां पर 2/3 वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। अब सवाल आपके मन ये होगा कि विधान परिषद का चुनाव होता कैसे है, आप ये भी समझिए। 38 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको विधायक चुना करते हैं, मतलब विधानसभा के सदस्य उनको चुनते हैं और 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा 8 सदस्य ऐसे भी होते हैं जो कि शिक्षक चुनते हैं, टीचर्स उनके लिए वोटिंग करते हैं। 8 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुना करते हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं, 10 सदस्य, मतलब 10 ये संख्या होती है जिनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इस तरीके से इन 100 सीटों पर विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता है, उनके लिए वोटिंग भी होती है और साथ ही साथ उनको मनोनीत भी किया जाता है। यह कुल मिलाकर स्थिति है। और 36 सदस्य ऐसे हैं जिनको हमने आपको बताया कि निकाय के सदस्य चुनते हैं और इस बार जो वोटिंग होगी 36 सीटों पर, उसमें निकाय के सदस्य ही इन सभी के लिए वोटिंग करेंगे। और हमने आपको बता दिया कि इन सभी सीटों पर वोटिंग कौन करता है। स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद वोटिंग करते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य वोटिंग करते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी वोटिंग करते हैं। इन 36 सीटों पर जो वोटिंग होने जा रही है, ये वो सदस्य हैं जो कि वोटिंग करेंगे। ग्राम प्रधान भी वोटिंग करते हैं, शहरी निकायों के सदस्य भी वोटिंग करते हैं, जिसमें नगर निगम, पालिका, पंचायत, कैंट बोर्ड के सदस्य भी इस मतदान में शामिल होते हैं और शिरकत करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर खुशी जताई है और कहा है कि हम लोगों ने काफी मेहनत की थी और ये उसी का नतीजा है। नए मंत्रिमंडल में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में फैसला लेगा। बीजेपी में कार्यकर्ता अपनी स्थिति और कार्यों का निर्धारण स्वयं नहीं करता। ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है कि किससे वो संगठन का काम लेंगे, किससे वो प्रबंधन का काम लेंगे, किससे वो सभा को कराएंगे, किसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ले जाएंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। इस प्रश्न का मुझसे कम से कम कोई सरोकार नहीं है। बाराबंकी में अखिलेश यादव ने चाय की चुस्की लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने अपनी हार की वजह बताते हुए कहा कि चुनाव में खुलेआम बेईमानी हुई, इसी वजह से बीजेपी की सरकार बनी। उधर इटावा में शिवपाल यादव ने पहली बार हार पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी जनादेश से नहीं जीती, बल्कि चालाकियों और बेईमानियों से जीती है। कुछ नहीं आया, बहुत जगह किया, लखनऊ में कर लिया, बहुत जगह बेईमानी कैसे कर ली, सब जगह कर ली बेईमानी। हर आदमी कह रहा है कि हमने सपा को वोट दिया मगर गिनती में कुछ नहीं आया, बहुत जगह किया, लखनऊ में कर लिया, बहुत जगह किया। अरे आज जीत की सीट हार गई, राकेश शर्मा की सीट बिल्कुल निकली है, जीत गए थे। इतना मतलब था तो निष्पक्ष नहीं करा पाई, इसमें बेईमानियां हुई हैं। इसमें जो मैंने कहा बहुत खूबसूरती से चालाकियां हुई चुनाव आयोग से लेकर के अधिकारियों के माध्यम से, तो उसका तो मुकाबला करना पड़ेगा समय। सीतापुर में अखिलेश यादव के काफिले के सामने एक सांड आ गया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो, बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो। तो अखिलेश यादव के काफिले के सामने जब सांड आ गया, उसके ठीक बाद उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए तंज कसा। क्या कुछ लिखा है आप देख सकते हैं। एक शायरी के जरिए उन्होंने इस मसले को लेकर तंज कसा है। यूपी समेत पूरे देश में आज से 12 साल से 14 साल तक उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। बच्चों को कार्बोवैक्स नामक वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच सीएम योगी ने लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी वैक्सीन लगवाने पहुंचे बच्चों से मुलाकात करते नजर आए और उनसे बातचीत भी की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काबू में है और यूपी के कोरोना प्रबंधन की दुनिया भर में तारीफ हुई है।
तो ये तस्वीरें आप लखनऊ की देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने बच्चों से बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है। 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है और इस दौरान सीएम योगी खुद एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गए। वहां पर जो बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे, उनसे उन्होंने बातचीत की। उत्तर प्रदेश ने इस समय 29 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज प्रदेश के अंदर जो लगनी थी, उनमें हम लोग 100% क्रॉस कर चुके हैं। यानी 103% से ऊपर हम लोगों ने वैक्सीन की डोजेज, फर्स्ट डोजेज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई हैं। सेकेंड डोजेज भी प्रदेश के अंदर 82% से अधिक लोगों ने ले ली है। पंद्रह से 17 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने की, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए जो वैक्सीन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,29,22,000 से अधिक, यानी यह 92% से अधिक है, यूथ को 15 से 17 आयु वर्ग के यूथ को हम वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं। और इसमें सेकंड डोजेस भी 65,50,000 यूथ सेकंड डोज भी ले चुका है। इधर दिल्ली से मेरठ के बीच अगले कुछ और महीनों में रैपिड ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाएगी। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आ गई हैं। रीजनल रेल का पहला कोच गाजियाबाद पहुंचा। इन दोनों शहरों के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आधारित ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ साल से इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए पटरियां बिछाने, स्टेशन बनाने का काम तेजी से चल रहा है और अब दावा है कि साल 2025 तक यात्रियों को यह तोहफा मिल जाएगा। ये हाई स्पीड ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। सीमलेसली 4 स्टेट के बीच में चलेगी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। इस तरह का एक सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं और ये हाई स्पीड ट्रेनें हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चल सकती हैं और लगभग आपको जो एवरेज स्पीड एक कस्टमर को, कम्यूटर को मिलेगी, वो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपको मिलेगी। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।